वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। पहला ऑप्शन है स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरा ऑप्शन है एवी अलेक्जेंडर। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लेवरेंस। तीसरा ऑप्शन है हुग गेस्टकेल। कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय, कैबिनेट मिशन इंडिया का हेड कौन था? लॉर्ड लॉर्ड पैथिक लेवरेंस इसका राइट आंसर है। आज हम लेके आए हैं एमसीक्यूज इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड। हम डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं और करेंगे अगर हमें फीडबैक अच्छा मिला तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने अडॉप्ट किया था? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद खैर ये तो लंबी कहानी है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हो सका तो पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, मगर तब जब मुझे फीडबैक अच्छा मिलेगा तो। देखते हैं, फिलहाल हम हर वीडियो में एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे। जब अच्छा रिस्पांस आया तो इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दूसरे क्वेश्चन का आंसर शायद नहीं बताया मैंने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसका राइट आंसर है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट टाइम मेट ऑन 6th of December 1946, 9th of December 1946, 20th of February 1947, 3rd of June 1947। इसका राइट आंसर है 19th of December 1946। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था और इनैक्ट कब किया गया था। ये अलग अलग डेट्स हैं, अडॉप्ट कब किया गया था और इनैक्ट कब किया गया था। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड का स्टूडेंट है तो आराम से जवाब दे सकता है। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, मगर कोशिश करनी चाहिए इंसान को। उससे ये होता है कि इंसान की नॉलेज और बढ़ती है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं लगता है। आप जिसको जवाब नहीं आता है गूगल सर्च करके देख लीजिए, अडॉप्ट कब किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एनैक्ट कब हुआ था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया assembled on 31st October 1947, it reduces membership was, कितने मेंबर रिड्यूस किए गए थे, रिड्यूस करके कितने मेंबर बचे हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जब रीअसेंबल्ड किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को? पहला ऑप्शन है 299, 311, 319, 331। राइट आंसर है 299। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India?
क्या डॉक्टर बी एन राव थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, के एम मुंशी थे, एम सी स्टैलवर्ड थे? कौन सा राइट आंसर है? आपको मैं डिटेल में बताऊंगा बाकी लोग नाम भी। इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। बी आर अम्बेडकर क्या थे, के एम मुंशी क्या थे, मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा आगे। इसमें भी ऑब्जेक्टिव है। लास्ट में आपको एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जिसमें तकरीबन ये सभी नाम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेट अप अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत पे एनेक्ट किया गया था? अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, through a resolution of the provisional government by the Indian National Congress। राइट आंसर क्या है इसका? अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। एक बार इसको भी गूगल सर्च करके देख लीजिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया was set up in। the constituent assembly which framed the constitution for independent India was set up in। सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, तो आंसर क्या रहेगा अगर किसी को पता है तो? बता दीजिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच जो फ्रेम की गई थी, जो फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही थी एक आज़ाद हिंदुस्तान के लिए, वो कब सेटअप की गई थी? 1945 में, 1946, 1947 या 1949? इसका राइट आंसर रहेगा 1946। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन की इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, तब जब मुझे फीडबैक अच्छा मिलेगा तब। एक एक पॉइंट को गहराई से डिस्कस करके समझाऊंगा, चाहे मुझे एक वीडियो में 4 ही एमसीक्यूज ही क्यों ना डिस्कस करने पड़े, हर एक वीडियो में ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रेसिडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? कौन प्रिजाइड कर रहा था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पी उपेंद्रा? सोचने का टाइम देता हूँ। हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट कौन था, चेयरमैन कौन था? ये सब पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कौन सी कमेटी बनाई गई थी, उसका हेड कौन था, इसी तरह के ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, सी राजा गोपालाचारी या बी आर अम्बेडकर? ये तो हर किसी को भी, मेरे ख्याल से साइंस स्टूडेंट को भी पता होगा इसका आंसर। एक आर्ट स्टूडेंट को तो अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है या इंडियन पॉलिटी, उसमें भी कहीं ना कहीं, हिस्ट्री के अंदर भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा ही,
क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री पॉलिटिकल के अंदर है। जैसे 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, वो हिस्ट्री के अंदर भी वो सब चीज़ें दी हुई हैं। फिर नवाब ऑफ बंगाल के बारे में है, वो हिस्ट्री में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है। बैटल ऑफ प्लासी कब होगी? 1757 में जब हुई, किसके बीच में हुई थी? नवाब बंगाल कौन था? सिराजुद्दौला। और मीर मीर जाफर कमांडर इन चीफ था जिसने धोखा दिया। किस तरह से इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई इंडिया में, किस तरह से उन्होंने फिर अपना एक, उनको मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दिए गए। तो आइए हम फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। यार वो तो बहुत वास्ट सिलेबस है, तो मैं कहना चाहता था कि इसका आंसर आम आदमी को भी पता होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से का स्टूडेंट रहा हो या ना रहा हो। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इजीली बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? कभी इस तरह से भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, कभी वहाँ पे ईयर मंथ और डेज भी मेंशन होते हैं ऑब्जेक्टिव में। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? अबाउट 6 months इन 1949, एग्जैक्टली ए ईयर, क्या एक साल, एक्यूरेट एक साल लगा था? नवंबर 26 1947 में फिर हुआ था। अबाउट 2 years सिंस 15 अगस्त 1947, क्या यह लगभग 2 साल लगे थे? 15 अगस्त 1947 तक, या फिर अबाउट 3 years सिंस December 9 1946, यह तकरीबन 3 साल लगे थे 9 दिसंबर 1946 में। ऊपर एक ऑब्जेक्टिव अभी आया था, अभी उसका अगर उसको आपने गौर से पढ़ा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन एक ऊपर भी था जिसका आंसर यही था, December 9 1946। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 21 दिन लगे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमारे सामने है, उसको बनाने में 2 साल 11 महीने लगे थे। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा, अबाउट 3 years। इन्होंने एग्जैक्ट 3 years नहीं लिखा है, अगर एग्जैक्ट 3 years लिखा होता तो ये आंसर गलत हो जाता। अबाउट 3 years, क्योंकि 2 साल 11 महीने लगे थे। ये देखिए, सेम क्वेश्चन वैसे ही एक और क्वेश्चन आ गया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जैसे था हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, एट दैट टाइम हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको पता ही है, या फिर सी राजा गोपालाचारी। अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर को मैंने निकाल दिया। इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अच्छे से रट लें, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was put forward by the Indian National Congress in 1936 as its session held at, जब डिमांड की गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1936 में, वो सेशन कहाँ पे हेल्ड हो, कहाँ पे हुआ था? क्या कानपुर में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, लखनऊ में, या लाहौर में? लाहौर भी ऑप्शन में इसलिए है, आपको लगता होगा ये तो दूसरे देश में, आपको तो पहले ही पता था कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही कंट्री थी, आपने लाहौर ट्रीटी के बारे में पढ़ा ही होगा, इसलिए ऑप्शन में लाहौर भी आता है। इसीलिए हो सकता है कि सेशन लाहौर में भी हो सकता है, लखनऊ में भी हुआ होगा, बॉम्बे में हो सकता है, कानपुर में भी हो सकता है। क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूँ, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एज इट्स सेशन हेल्ड एट, आप इससे खुद ही यहाँ पे 1936 मेंशन किया हुआ है, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कौन सी ट्रीटी कब हुई थी, अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बता देता हूँ, लखनऊ में हुई थी।
Question number 13. The Constituent Assembly arrived at decisions on the various provisions of the Constitution. The Constituent Assembly arrived at decision on the various provisions of the Constitution by a majority vote, by 2/3 majority, by consensus, या फिर अनएनिमसली। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं खुद ही देता हूँ। बाय कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस समझते हो? नहीं, चलिए हर कोई बात नहीं, मगर ये थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन है। अगर इसकी डिटेल में भी जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि जो पॉलिटी के स्टूडेंट्स नहीं है तो सर के ऊपर से जा सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय। सबसे मेन इन्फ्लुएंस किसका रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए? सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए गए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, the most profound influence on the drafting of the Indian Constitution was exercised by U.S. Constitution, British Constitution, Government of India Act 1935, French ideas of liberty and fraternity. फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? किसी को पता है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रेम्बल्स में है, ये कहाँ से ले गए हैं? खैर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मगर अभी वीडियो काफ़ी लंबी होगी है पहले ही। मैच द फॉलोइंग, पहले इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैच द फॉलोइंग committees of the Constituent Assembly: Drafting Committee, Committee on Fundamental and Minority Rights, Union Constitution Committee, Working Committee। ये 4 कमिटीज़ हैं और नीचे दिए हुए वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, कन्हैया लाल मुंशी, B.R. अम्बेडकर। किसके साथ कौन सा ऑप्शन आएगा? नीचे ऑप्शन देना, सॉरी एक ही लिखा है मैंने, मैं लिखना भूल गया हूँ, मगर ये राइट आंसर नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन था? B.R. अम्बेडकर, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स, इसके ये किसके अंडर थी? वल्लभ भाई पटेल। तीसरा क्या है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। और डी क्या है? वर्किंग कमेटी, कन्हैया लाल मुंशी। सो होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारी क्वेरीज तो होंगी ही, क्योंकि मैं वीडियो को उतनी इन डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी भी वीडियोज़ का। देखते हैं जैसा रिस्पॉन्स रहेगा फिर इसका पूरा सिलेबस जिस तरह से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, और क्या बोलते हैं इसे, पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ाऊँगा मैं। हो सका तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ाऊँगा, उसमें आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज एंड प्रॉब्लम्स, वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतने काफ़ी है। अच्छे से याद कीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे भी इंडियन पॉलिटी पूछी गई होगी तो मैं कहीं पे भी मेरा यही मिशन रहेगा कि कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।